हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ ही स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है बेसिकली एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। हम लोग इस मेथड के थ्रू कनकेव लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इन द फॉलोइंग रे डायग्राम आर गिवन द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट image I and the two lenses L1 and L2. This is L2. The focal length of lens L1 is given 15 centimeter and we have to find out focal length of the lens L2. Actually concept क्या है? अगर हम लोग एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं तो कन्वेक्स लेंस की रियल इमेज बनती है और रियल इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती। ये देखिए, अगर हमारे पास ये एक कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस की वजह से ऑब्जेक्ट की इमेज रियल बनेगी एंड वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस u and distance v and hence we can find out focal length of the convex lens. बट समस्या कब आती है? जब हमें कनकेव लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी होती है। उस केस में रियल इमेज नहीं बनती, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये एक कन्वेक्स लेंस जिसमें ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर पे रखा गया है और उसकी कुछ इमेज आई डैश बन रही है। फिर हमने क्या किया, इस कन्वेक्स लेंस से 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक कनकेव लेंस रख दिया। दिस डिस्टेंस इज 14 सेंटीमीटर एज पर क्वेश्चन एंड जिसकी वजह से अब फाइनल इमेज बन गई। एक्चुअली इस कनकेव लेंस ने रेज को डाइवर्ज कर दिया, यानी कि अब इमेज थोड़ी सी दूर बनेगी से एट पोजीशन आई सच दैट दिस distance of the image from the concave lens is 30 centimeter. Now this is real image. कनकेव लेंस पे फोकस करो। कनकेव लेंस के लिए अब आई डैश एक्ट करेगा एज ए ऑब्जेक्ट, इट विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड अ रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड फॉर द कनकेव लेंस एंड दैट कैन बी seen clearly on the screen and hence distance can be measured. So what we did, हमने कनकेव लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिया और उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज को स्क्रीन के ऊपर बनाया। क्लियर? अब अगर मैं कनकेव लेंस के लिए फोकस करूं तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, यानी कि इफ आई मार्क दिस पॉइंट C1, दिस मार्क एज C2, मुझे C1 आई डैश पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर C2 आई डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा फॉर C1 आई डैश। C1 आई डैश विल एक्ट एज पोजीशन ऑफ इमेज फॉर द कन्वेक्स लेंस। I will go for formula -1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f। ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़ा है 40 सेंटीमीटर पे, मुझे v ढूंढनी है और फोकल लेंथ मुझे क्वेश्चन में कन्वेक्स लेंस की 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो यही हो जाएगा। यहाँ पर LCM हम लोग ले सकते हैं। से वी टेक LCM एज 60, ये हो जाएगा 4, ये मेरे पास हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2.5 बाय 60, यानी कि दिस कम्स आउट 25 बाय 600। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये मेरे पास 1/24 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। इट मीन्स दैट कन्वेक्स लेंस के लिए इमेज आई डैश 24 सेंटीमीटर पे बनी। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखूं फॉर कनकेव लेंस विच इज़ वर्चुअल इन दिस केस, ये डिस्टेंस मेरे पास 10 सेंटीमीटर बचेगा। ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर बचेगा। टोटल ये v की वैल्यू हमारे पास 24 आई है, इधर 14 है, तो ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर बचेगा।
यानी कि इस केस में हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, रियल इमेज है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। सो प्रॉपर साइन कन्वेंशंस अप्लाई किए गए हैं। यहाँ से 1/f लिखा जा सकता है, where by taking LCM we will get focal length which comes out -15 centimeter, and this is our required answer। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अगला, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। फ्रॉम द रे डायग्राम शोन बिलो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस। तो हमारे पास पहले कन्वेक्स लेंस दे रखा है। कन्वेक्स लेंस की वजह से ऑब्जेक्ट O की इमेज I' पे बन रही है, बट जब ये रेस लेंस में से कनकेव लेंस में से पास करती हैं तो ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। इसका मतलब जो I' है इट विल एक्ट एज फोकस ऑफ कनकेव लेंस, यानी कि ये जो डिस्टेंस है दिस रिप्रेजेंट फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस, और हमें यही कैलकुलेट करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के केस में हमारे पास u की वैल्यू 60 गिवन है, v हम लोग ढूंढेंगे, एंड फोकल लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/20 माइनस 1/60, LCM कम आउट 60, 3 minus 2, this is equal to 1/v, so 1/v is equal to 1/60, which means that v comes out 60, जो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। एक्चुअली इट शुड बी 1 here, इट शुड बी 2/60, यानी कि v शुड बी 30 सेंटीमीटर। परफेक्ट है, तो v 30 सेंटीमीटर आ गया। अब इन दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि C2 से I' तक का डिस्टेंस मेरे पास 30 माइनस 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस विल आल्सो रिप्रेजेंट फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस। इज दैट क्लियर? बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, बल्कि पिछले क्वेश्चन से आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू थिन lenses of focal lengths plus 10 centimeter and minus 5 centimeter are kept in contact. What is the focal length and the power of the combination? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो हम लोग यहाँ पर इफ़ेक्टिव फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन करने के टाइम पे साइन कन्वेंशंस को ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ पर एक +10 गिवन है, दूसरा -5, यानी कि एक कन्वेक्स लेंस गिवन है और दूसरा कनकेव लेंस गिवन है। तो यहाँ पर मैं साइन एडजस्ट करूँगा। आप लोग देखिए इस माइनस साइन को आप लोग यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये -1/10 आ गया, यानी कि फोकल लेंथ की वैल्यू -10 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमारे पास -10 सेंटीमीटर बन जाएगी। आई सेड कनकेव लेंस क्योंकि कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक ए कनकेव लेंस। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, यहाँ पर 100 लिखूँगा अगर मुझे फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में लिखनी है। तो ये मेरे पास बनेगा 100/-10, यानी कि P की वैल्यू मेरे पास -10 डायोप्टर बन जाएगी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a real image is formed by the lens at a distance of 20 centimeter from the lens. ये कुछ अजीब सा लग रहा है। A real image is formed by the lens at a distance of 20 centimeter from the lens. Okay, question is like this कि हमारे पास एक लेंस है जिससे 20 सेंटीमीटर पे एक रियल इमेज फॉर्म हो रही है। ये लेंस एक रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। फिलहाल मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया दिस इज कन्वेक्स लेंस। द इमेज शिफ्ट्स टुवर्ड्स अ कॉम्बिनेशन बाय 10 सेंटीमीटर when the second lens is brought in contact with the first lens. Determine the power of the second lens.
ये पहला लेंस है जिसकी फोकल लेंथ से f1 है। इसके कॉम्बिनेशन में एक और लेंस रखा गया, जिसकी फोकल लेंथ हमें नहीं पता, ठीक है। इनफैक्ट पहले की भी नहीं पता, बट ऐसा करने से जो इमेज है वो शिफ्ट कर जाती है टूवर्ड्स कॉम्बिनेशन बाय 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर? सो सिचुएशन इज लाइक दिस कि मेरे पास अगर एक सिंगल लेंस होता है तो उसकी इमेज बनती है I1 पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, बट कॉम्बिनेशन की वजह से इमेज बनती है I पे, यानी कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, और मुझे सेकेंड लेंस की पावर यानी कि P2 कैलकुलेट करनी है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद स्टैंडर्ड रिजल्ट। हमारे पास है फॉर्मूला -1/u + 1/v1। पहले केस में v1 मेरे पास 20 सेंटीमीटर गिवन है, इज इक्वल टू 1/f1 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन यूज़ किया, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन के केस में मेरे पास इफेक्टिव फोकल लेंथ हो गई कितनी बेटा? इफेक्टिव फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। इफेक्टिव फोकल लेंथ मुझे ढूंढनी पड़ेगी, और ये पता है कि इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पे बनी। सो दिस इज इफेक्टिव फोकल लेंथ। क्लियर? दिस इज फॉर लेंस L1, दिस इज फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ L1 एंड L2। मेरे ख्याल से दोनों इक्वेशंस आपको क्लियर होंगी। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा? आई विल राइट डाउन 2 - 1। I can write down 1/10 minus 1/20 is equal to 1/f minus 1/f1। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 1 is equal to 1/f, ये हो जाएगा 1/f1 plus 1/f2 minus 1/f1। तो ये f1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1/20 इज इक्वल टू 1/f2, जिसका मतलब f2 की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसकी पावर लिखनी हो तो 100/20, यानी कि मैं इसे 5 डायोप्टर लिख सकता हूँ, 5t लिख सकता हूँ। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। Next question. Figure shows an equiconvex lens of refractive index 1.5 in contact with liquid layer on the top of the plane mirror. This is plane mirror. We have given a convex lens whose refractive index is 1.5. A small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of the needle. The distance of the needle from the lens is measured to be 45 centimeter. This distance is given to us 45 centimeter. Okay. The liquid is removed and the experiment is repeated. The new distance is measured to be 30 centimeter. What is the refractive index of the liquid? हमें refractive index of liquid find out करनी है। तो देखो बच्चों, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि पहले जब लिक्विड भरा हुआ था तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, लाइक दिस, है ना। तो ये मेरे पास होगा एक प्लेनो कनकेव लेंस, दिस विल बी प्लेनो कनकेव लेंस, दिस इज कन्वेक्स लेंस एंड हियर वी हैव अ प्लेन सिल्वर्ड सरफेस। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, वहीं पे इमेज बनी। ये कंसेप्चुअली कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब रेज इस लेंस के कॉम्बिनेशन में से पास करने के बाद पैरेलल हो जाती हों, तभी रेज अपने फाइनल पाथ को रिट्रेस करेंगी
कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना। जब तक ये रेस इस मिरर के ऊपर 90 डिग्री पे इंसिडेंट नहीं होंगी तब तक रेस अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस नहीं कर सकती, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे इमेज नहीं बनेगी। इसका मतलब अभी प्रेजेंट में हम लोगों ने ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखा हुआ है सच दैट दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉम्बिनेशन, क्योंकि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट पड़ा होता है तभी रेस कॉम्बिनेशन में से या लेंस में से पास करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। यानी कि पहले केस में कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हमारे पास 45 गिवन है। तो इसके लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमें ये समझना पड़ेगा कि 1/f, मैं अभी फ़िलहाल कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ। कन्वेक्स लेंस के लिए इसको f1 लिख लें। इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्वेश्चन में इक्वी कन्वेक्स लेंस कहा गया है, तो दोनों तरफ से फोकल लेंथ की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू सेम है। तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करूँगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से f1 की वैल्यू मेरे पास r आ जाएगी। तो पहले लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए ये r आ गई। अब प्लेनो कनकेव लेंस के लिए देखते हैं। प्लेनो कनकेव लेंस के लिए मैं क्या फार्मूला यूज़ करूँगा, 1/f2 इज इक्वल टू म्यू मुझे नहीं पता, इधर हो जाएगा 1/r, और ये जो दूसरा r2 है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। क्लियर, यानी कि मेरे पास f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू माइनस 1/o, ये हो जाएगा r अपॉन म्यू माइनस 1। सो दिस इज फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड लेंस, यानी कि प्लेनो कनकेव लेंस। सो effective focal length 1/f will be equal to 1/f1 plus 1/f2। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो फोकल लेंथ है हमारे पास ये कनकेव लेंस के लिए है, और कनकेव लेंस के लिए हमारे पास ये r माइनस आता है, ये माइनस आता है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो f1 कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ तो हमारे पास नेगेटिव ही आएगी। सो वी विल राइट इट लाइक दिस। यहाँ पर एलसीएम लेंगे r, हमारे पास क्या आएगा इधर 1 माइनस म्यू प्लस 1। क्लियर, दिस कम्स आउट 2 माइनस म्यू बाय r इज इक्वल टू 1/f। ये है कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ जिसकी वैल्यू हमें 45 गिवन है। तो यहाँ से मेरे पास 2 माइनस म्यू की वैल्यू, अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो r/45 हो जाएगी। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे यहाँ पर r की वैल्यू चाहिए होगी। r की वैल्यू के लिए हम लोग इस लाइन पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर लिक्विड को हटा दिया जाए तब ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखने से उसकी इमेज वहीं पे बनती है, यानी कि बिना लिक्विड के, यानी कि सिर्फ कन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन से ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखना पड़ता है ताकि इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में कोइंसाइड कर जाए। यानी कि अब कन्वेक्स लेंस में से रेस पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, तभी तो रेस अपना पाथ रिट्रेस करेंगी। यानी कि इस केस में अगर मैं अकेला कन्वेक्स लेंस यूज़ करता हूँ तो इसकी फोकल लेंथ मुझे 30 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि मुझे f1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि r की वैल्यू भी 30 सेंटीमीटर गिवन है। If I put this value here, I can write down 2 minus mu is equal to r by 45। r है 30, तो 30/45 ये हो जाएगा 2/3, यानी कि यहाँ से मेरे पास mu की वैल्यू बन जाएगी 2 minus 2/3 which comes out 4/3, and this is my required answer।
Next question. A plano-convex lens has a thickness of 4 centimeter. When placed on the horizontal table with the curved surface in contact with it, the apparent depth of the bottom-most point of the lens is 3 centimeter. If the lens is inverted so that plane face is in contact with the table, the apparent depth of the center of the plane surface of the lens is found to be 25 by 8 centimeter. Find the focal length of the lens. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, हमारे पास एक टेबल के ऊपर हमने एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस रखा जिसकी थिकनेस क्वेश्चन में हमें गिवन है, दिस थिकनेस इज 4 सेंटीमीटर। अब हमने इस लेंस को व्यू किया, यहाँ से हमने इसे ऑब्जर्व किया, हमें इसकी थिकनेस, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की थिकनेस 3 सेंटीमीटर महसूस हुई। क्लियर? तो बेसिकली अभी हमारे पास कहीं पे भी कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, हमारे पास तो ये प्लेन सरफेस से ही लाइट एंटर की है और बाहर आ गई है। इट मीन्स दैट इस केस में जो अपरेंट डेप्थ है वो मेरे पास कितनी आ गई है, 3 सेंटीमीटर। रियल डेप्थ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ which comes out 4 by 3 centimeter. Clear? Say this is equation number 1. अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब इस लेंस को उल्टा रख दिया गया, यानी कि अब लेंस को इस तरीके से प्लेस कर दिया गया, हम इधर से इसको व्यू कर रहे हैं। इस बार जो हमें डेप्थ महसूस हो रही है, द डेप्थ अपीयर्स टू अस of this object is 25 by 8 सेंटीमीटर। अब ये सिचुएशन क्या है, इस बार पंगा क्या है कि लाइट यहाँ से इस सरफेस से, स्फेरिकल सरफेस से होती हुई हमारी आंख तक पहुँचेगी। ठीक है, तो यानी कि इस केस में हमें स्फेरिकल सरफेस की तरह इस क्वेश्चन को ट्रीट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिखूँगा, माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। वे आर रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या क्वेश्चन में कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है? क्वेश्चन में हमें सिर्फ गिवन है थिकनेस ऑफ द लेंस और ये 2 डिस्टेंसेस गिवन है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन नहीं है। चलिए ट्राई करते हैं। μ1 क्या है हमारे पास, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस पर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में पड़ा हुआ है और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 4/3 कैलकुलेट कर ली है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर, एंड लाइट जा रही है एयर में, और v मेरे पास आ गया 25 बाई 8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? यहाँ पर भी आइडियली मुझे μ2 माइनस μ1 लिखना चाहिए। अच्छा, अब इसकी साइन कन्वेंशन देखो क्या होगी। इमेज कहाँ बनेगी, 25 बाई 8 सेंटीमीटर, 3 पॉइंट समथिंग हो गया है ना। तो ये पोल है, तो इमेज तो हमारे पास यहीं कहीं बनेगी। तो दिस विल बी पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज यहाँ पे बनेगी, तो इमेज पोल से इस तरफ है। मैं रिपीट करता हूँ, ये देखो बेटा, लाइट जा रही है ओ से ऊपर की तरफ, जो इमेज है वो नीचे की तरफ बन रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता नहीं है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा -8/25, ये हो जाएगा -1/3 r। यहाँ पर आप LCM ले सकते हो 75, ये हो जाएगा 25
-24 इज इक्वल टू -1/3r। हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो गया 1/75 इज इक्वल टू -1/3r। ओके, यहाँ पर r का नेगेटिव आना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। यहाँ से r की वैल्यू मेरे पास 25 सेंटीमीटर आ गई। एक बार चेक करेंगे क्या हमारी r नेगेटिव साइन के साथ सही आई है। देखो बेटा, ये पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, है ना। तो नेचुरली है कि PC डिस्टेंस इस तरफ मेज़र करेंगे, जबकि लाइट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि साइन कन्वेंशन के हिसाब से r नेगेटिव ही आना चाहिए। बढ़िया, हमें तो कैलकुलेट करनी है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, बोलिए बेटा। 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। वी कैन राइट डाउन 1/f। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैलकुलेट कर ली 4/3। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। एंड क्योंकि प्लेनो कन्वेक्स लेंस है तो इसका मतलब सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगा। सो यहाँ से अब हम लोग 1/f को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/25, यानी कि f की वैल्यू मेरे पास 75 सेंटीमीटर आ जाएगी। एंड दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a double convex lens of focal length f is cut into 4 equivalent parts। एक डबल कन्वेक्स लेंस है जिसको 4 बराबर के हिस्सों में काटा गया। बोथ द कट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि एक इस प्रकार से और दूसरा यहाँ से कट किया गया। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द ईच पार्ट। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लेंस को इस तरीके से काटा जाए तो इस केस में फोकल लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो म्यू ना ही R1 R2 में कोई चेंज आता है। बट अगर हम लेंस को इस तरीके से काटते हैं तो अब ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन जाता है। ये सिचुएशन बचेगी। इस केस में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा, प्लेन सरफेस हो जाएगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं पहले कंप्लीट लेंस की बात करूं तो मेरे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r माइनस 1/r, यानी कि 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 2/r। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जब मैं एक हिस्से की बात करूं तो इस केस में नई फोकल लेंथ में मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, बट एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि 1/f डैश की वैल्यू मेरे पास μ-1 इंटू 1/r हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो सेकंड केस में जो फोकल लेंथ है वो ट्वाइस हो जाएगी एज कंपेयर टू फर्स्ट केस, यानी कि सेकंड केस में फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगी। 4 टुकड़े बनेंगे, हर एक हिस्से की जो फोकल लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ इनिशियल लेंस हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 plano convex lenses of radius of curvature r and refractive index 1.5 will have equivalent focal length equal to r when they are placed at a distance like this। ये ऑप्शंस हमें दी हुई है। 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंस हैं, तो ये लीजिए 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इन दोनों प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज को कांटेक्ट में रख के देखते हैं
क्या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आर के बराबर आएगी? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आर है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आर है. आई विल ट्राई विद व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट. क्लियर? तो अगर ये कांटेक्ट में रख दिए तो ये कुछ इस तरह से बिहेव करेंगे, एक सिंगल कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेंगे, जिसके दोनों सरफेसेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर है. इस केस में अगर मैं फोकल लेंथ कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास फार्मूला बनेगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 है एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के लिए सेम हो जाएगा, बट साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा. तो अगर मैं इसे सॉल्व करके देखता हूँ तो मेरे पास इस फोकल लेंथ की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल ही आएगी. वो क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही कहा गया था कि बताइए इन लेंसेज को कैसे रखा जाए ताकि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाए. ये कब होगा? व्हेन दीज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर यानी कि प्लस 20 सेंटीमीटर is placed coaxially with a concave lens of focal length 5 centimeter. The parallel beam incident on the convex lens leaves the concave lens as parallel beam. What is the separation between the lenses? तो यहाँ पर lenses contact में नहीं है. तो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, तो इन रेज को कहाँ पे फोकस होना चाहिए था? These rays should get focus at a distance of 20 centimeter from the convex lens. बट फिर हमने क्या किया? हमने एक कनकेव लेंस रख दिया at some distance from the convex lens such that rays अब इस कनकेव लेंस में से पास करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई. तो ये कब पॉसिबल है? देखो इस लेंस का L1 का कन्वेक्स लेंस का जो इमेज वाला पॉइंट है दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द कनकेव लेंस, यानी कि I1 विल बी इक्वल टू O2. तो यानी कि इस केस में कनकेव लेंस के लिए I1 विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. रेज पैरेलल हो रही है, इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस के बराबर होना चाहिए, जिसका मतलब इन दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर ही होना चाहिए. सो रिक्वायर्ड आंसर इज बी. ये बात समझो बच्चों कि जब हम कनकेव लेंस की बात करते हैं तो कनकेव लेंस में जब अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा हो तभी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस. यानी कि ये सिचुएशन है, रेज फोकस हो रही थी एट पॉइंट O2, लेंस में से पास करने के बाद ये पैरेलल हो गई, यानी कि O2 विल रिप्रेजेंट फोकस ऑफ द कनकेव लेंस. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 is placed in front of and coaxial with a concave lens, concave mirror. तो सिचुएशन क्या है? हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है और उसको रखा गया है सामने एक कनकेव मिरर के, और इस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें f2 गिवन है, इस डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ f1 गिवन है. एट ए सेपरेशन d, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d हमें गिवन है. A parallel beam of light is incident on the lens and returns parallel. एक रे
बीम ऑफ रेज सेंड की गई पैरेलल और ये कॉम्बिनेशन के साथ टकराने के बाद फिर से वापस पैरेलल ही चली गई। ये कैसे संभव है? हमें इस D के लिए रिलेशन ढूंढना है बिटवीन F1 एंड F2। क्लियर? सो देखते हैं कि अगर ये रेज पैरेलल आ रही हैं तो ये रेज हमें महसूस होना चाहिए आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस these rays should get diverge like this, है ना? इस तरह से रेज को डाइवर्ज कर जाना चाहिए एट ए डिस्टेंस F1 बिहाइंड द लेंस। तो ये F1 हो गया। अब मैं देखता हूँ कि ये रेज बेसिकली कहाँ पहुँचनी चाहिए। These rays should reach concave mirror, और हम चाहते हैं कि रेस अपने फाइनल पाथ को रिट्रेस करें। और ये कब संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास 0 डिग्री हो, ये एंगल 90 डिग्री हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो। ठीक है ना? तभी रेस अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी और जैसे आई है वैसे ही वापस चली जाएंगी। और ये एंगल 90 डिग्री कब हो सकता है? जब ये रेस कहाँ से आ रही हो? दीज रेस आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द concave mirror. C represent center of curvature of concave mirror. क्लियर? तो यानी कि C एंड F पॉइंट, ये F क्या है? फोकस ऑफ कनकेव लेंस। ये दोनों आपस में कॉन्साइड करने चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ F1 प्लस D शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स F2। क्लियर? आप इसको ऐसे समझ सकते हो, F1 प्लस D शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका मतलब ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ, यानी कि D की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 2F2 माइनस F1 एंड ऑप्शन ए शुड बी रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 identical glass equiconvex lenses of focal length f are kept in contact। तो 2 इक्विकन्वेक्स लेंस जिनको आपस में कांटेक्ट में रख दिया गया, इट इज समथिंग लाइक दिस। द स्पेस बिटवीन द 2 lenses इज फिल्ड विद वाटर। इन दोनों के बीच की जगह को यहाँ पर वाटर से फिल कर दिया गया। तो यानी कि ये बीच में एक हमारे पास बन गया इक्विकन्केव लेंस। तो बेसिकली कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर 3 लेंस बन गए, L1, L2, L3। वी हैव टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पहले हम देखते हैं इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पर इक्विकन्वेक्स लेंसेज कहा गया है, ठीक है। और फोकल लेंथ भी मुझे F गिवन है, तो इसको F इक्वलेंट लिख ले, क्योंकि ये F मुझे गिवन है। अगर मैं ये वैल्यू 3/2 पुट कर देता हूँ, जैसा कि मुझे पहले से पता है, मैं कई बार कैलकुलेशन कर चुका हूँ, F इज़ इक्वल टू R आ ही जाएगा। अब मैं बात करता हूँ सेकंड लेंस के लिए, L2 के लिए। L2 के लिए मेरे पास फार्मूला बनेगा 1/F2 इज इक्वल टू, अब आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मुझे 4/3 गिवन है, 4/3 माइनस 1 इंटू 1/R माइनस 1/R। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2/R, यानी कि 2/3R। दिस इज इक्वल टू 1/F2।
बट इक्वेशन नंबर 1 में हम एफ एंड आर को लिख चुके हैं। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 2/3f, यानी कि यहाँ से मेरे पास f2 की वैल्यू 3f/2 आ जाएगी। बट ध्यान देना बच्चों, ये नेगेटिव आएगा, तो मैं करेक्शन कर देता हूँ, मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा देता हूँ, तो ये अपने आप ही एक नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाना चाहिए। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोग इफेक्टिव फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। वी कैन राइट डाउन 1/f इक्वलेंट is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3। f1 एंड f3 तो सेम ही होंगी, तो ये तो एज सच रहेगी। f2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2/3f विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये कनकेव लेंस है। तो यहाँ पर LCM हमारे पास हो जाएगा 3f, तो यहाँ पर 3 - 2 + 3 यानी कि 4/3f हो जाएगा। सो दिस इज़ 1/f इक्वलेंट, यानी कि यहाँ से मैं f इक्वलेंट की वैल्यू 3f/4 लिख सकता हूँ, यानी कि ऑप्शन डी शुड बी रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plano-convex lens fits exactly into a plano-concave lens. Plano-concave lens. So question is, a plano-convex lens exactly fits into a plano-concave lens. ये लेंस है अपने पास L1, ये लेंस है अपने पास L2. Clear? If the lenses are made up of different materials of refractive indices mu1 and mu2, and R is a radius of curvature of the curved surface of the lenses, then we have to find out focal length of the combination. So we are going to calculate focal length of the combination. 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2. तो पहले कन्वेक्स लेंस के लिए शुरू करते हैं। कन्वेक्स लेंस के लिए मेरे पास एक सरफेस फ्लैट है, तो फ्लैट सरफेस के लिए मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाएगा और दूसरे सरफेस के लिए r हो जाएगा। अब अगर मैं कनकेव लेंस के लिए शुरू करूंगा तो यहाँ पर एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r और दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ mu1 - 1 × 1/r प्लस mu2 - 1 × -1/r। यहाँ से मेरे पास r आ जाएगा LCM, हमारे पास बचेगा mu1 - 1 माइनस mu2 + 1। ये 1 एंड 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा mu1 - mu2/r। दिस इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से f की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी r/mu1 - mu2। सो ऑप्शन C शुड बी आर रिक्वायर्ड आंसर, r/mu1 - mu2। एंड नाउ वी हैव वेलोसिटी ऑफ इमेज। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। अगर हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैन राइट एक्सप्रेशन लाइक दिस। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर फोकल लेंथ राइट साइड में आएगी। फोकल लेंथ फॉर अ लेंस इज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा। जब मैं इसका डेरिवेटिव सॉल्व करूँगा तो ये -1 आगे आ गया, फिर जो पावर वाला माइनस साइन है वो भी आगे आएगा। क्लियर? और यहाँ पर ये यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक, क्योंकि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम है तो मुझे यहाँ पर du/dt भी लिखना पड़ेगा। इज इट ओके? अब यहाँ पर मेरे पास आएगा -1 × v⁻² × dv/dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 0। ये हो गया u⁻² ×
du by dt is equal to v raised to power minus 2 into dv by dt. Rate of change of position of object, this represents velocity of object. Rate of change of position of image, this represents velocity of image. तो मुझे चाहिए velocity of image, तो vi को लिखा जा सकता है, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. यू कैन राइट डाउन v स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो ये मेरे पास हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. आप लोग चाहो तो इसको m को लिख सकते हो f अपॉन f प्लस यू होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. दोनों ही रिजल्ट्स आपके MCQs के लिए बढ़िया से यूज होंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक लेंस दो डिफरेंट मटेरियल्स का बना हुआ है. यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. दिस लेंस इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स. एक मटेरियल ऊपर की तरफ है और दूसरा मटेरियल नीचे की तरफ है. यहाँ पर अलग मटेरियल है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और नीचे मटेरियल अलग है. तो इन दोनों के लिए अलग अलग इमेज बनेगी, यानी कि ये दो लेंसेज की तरह बिहेव करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास दो इमेजेस आएंगी I1 एंड I2. If a lens is made of two or more materials placed one over the other, then it will have two or more focal length and hence separate images will be formed. Clear? Similarly, अगर हमारे पास एक लेंस दो डिफरेंट मटेरियल्स का बना हुआ है बट वो मटेरियल साइड बाय साइड रखे गए हैं. ठीक है, ये दो लेंस हो गए बट मटेरियल साइड बाय साइड रखे गए हैं. इधर मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर μ2 है. तो ये बिहेव करेगा लाइक ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज. अगर ये दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा तो इस केस में एक ही इमेज फॉर्म होगी. इफ ए लेंस इज मेड ऑफ टू और मोर मटेरियल्स and are placed side by side, then there will be one focal length and hence there will be only one image. Next point, ये हम numericals में डिस्कस कर चुके हैं. Intensity of image is proportional to area of the lens exposed to the incident rays. अगर हम एरिया कम कर देंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड भी कम हो जाएगी. जैसे अगर हम 1/4 ऑफ सेक्शन को, इस लेंस के 1/4 ऑफ सेक्शन को ब्लैक कलर से पॉलिश कर देते हैं तो अब लाइट सिर्फ 3/4 पार्ट में से ही जा पाएगी, यानी कि 3/4 ऑफ द ब्राइटनेस रह जाएगी. क्लियर? तो जितने पार्ट को कवर करेंगे उतनी लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उतनी इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाएगी. Intensity of image is proportional to area of the lens exposed to the incident rays. A quarter of a lens can form full image, but its intensity will be 1/4 of the full lens. अगर मैं इस लेंस का सिर्फ 1/4 पार्ट लेता हूँ तो ये इमेज तो पूरी बनाएगा बट ये 1/4 इंटेंसिटी की इमेज बनाएगा. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस. तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि लेंस का साइज छोटा है, लेंस का अपर्चर स्मॉल है, तो कुछ साइन कन्वेंशंस ली जाएंगी. ये मान लीजिए मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, यहाँ से रे चली, ये रे का ओरिजिनल पाथ था. लेंस में से पास करने के बाद रे बेंड कर गई और इसकी रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन गई. तो ये हो गया मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन. अगर मैं इस एंगल को अल्फ़ा और इसे बीटा मान लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. से दिस इज h and let us suppose that this is distance of object from
optical center and this is distance of image from the optical center. Clear? From diagram it is clear that delta may be written as theta plus beta. अब थीटा को मैं नियरली लिखूंगा tan थीटा और बीटा को मैं नियरली लिखूंगा tan बीटा बिकॉज आई एम एज्यूमिंग दैट थीटा एंड बीटा आर स्मॉल, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि लेंस इज ऑफ स्मॉल अपर्चर, लेंस का अपर्चर छोटा है, इसलिए थीटा और बीटा को छोटा होना ही पड़ेगा। tan थीटा क्या लिखा जा सकता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड tan बीटा क्या लिखा जा सकता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पर CO माइनस U हो जाएगा एंड CI मेरे पास प्लस V हो जाएगा जब मैं साइन कन्वेंशंस अप्लाई करूँगा। तो ये मेरे पास बनेगा h इंटू माइनस 1/u प्लस 1/v। ये वैल्यू मेरे पास है 1/f, यानी कि आई कैन राइट डाउन h/f, यानी कि डेल्टा डेविएशन विल बी गिवन बाय h/f। Delta is equal to h/f. And now we have equivalent focal length when two lenses are separated by a finite distance. ये आर्टिकल एज सच हमारे सिलेबस में नहीं है। कंपटीशन के लिए भी अगर आप चाहो तो इस आर्टिकल की डेरिवेशन को छोड़ सकते हो, आपको सिर्फ इसके फाइनल रिजल्ट को याद रखना है। बट कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर ये रिजल्ट कहाँ से आया, इसलिए मैं फटाफट से इसकी डेरिवेशन करवा दूंगा। हमारे पास आर्टिकल है क्या? हमारे पास दो लेंसेज गिवन है से L1 एंड L2। इन दो लेंसेज के बीच में कुछ डिस्टेंस d हमें गिवन है। क्लियर? और हमें देखना है कि ये दो लेंसेज की इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी एंड उस लेंस को जो नया लेंस आएगा उसको रखना कहाँ पे है। ये जो डॉटेड लाइन है दिस विल रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ द न्यू इक्विवेलेंट लेंस। हमें इस लेंस को रखना कहाँ पे है, ये दो रिजल्ट हैं जो हम लोग यहाँ पर ड्राइव करेंगे। टू लेंसेज एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर दो कन्वेक्स लेंस लिए हुए हैं। तो यहाँ पर रे आ रही है AB विच इज़ पैरेलल टू द फर्स्ट लेंस। ध्यान रखना कि जो डेरिवेशन है इसमें हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तभी तो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो ये रे आई, ये डॉटेड लाइन इसके ओरिजिनल पाथ को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं थोड़ा सा रे डायग्राम को बना के समझा देता हूँ। तो हमारे पास ये रे आई, ये रे का है ओरिजिनल पाथ, बट रे इस लेंस में से पास करने के बाद क्या हो जाती है, ये कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, तो इसे यहाँ पर कन्वर्ज होना था बट रास्ते में हमने एक और लेंस रख दिया। अब लाइट इस लेंस में से ही पास करेगी और ये फिर से और ज़्यादा कन्वर्ज होगी, यानी कि फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगी। इसे मैं I1 लिख सकता हूँ। ये पहले लेंस की इमेज और दूसरे लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। ठीक है बच्चों, ये हाइट मैं h1 मान लेता हूँ, यहाँ से ये हाइट मैं h2 मान लेता हूँ। अब अगर मैं इस z वाली लाइट को रे को पीछे को प्रोड्यूस करूं तो ये मुझे डेविएशन को रिप्रेजेंट करेगी। ये लाइट का ओरिजिनल पाथ था, अब लाइट इस तरफ मुड़ गई है तो ये मेरे पास ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा। क्लियर? टोटल एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा फर्स्ट लेंस के लिए और सेकंड लेंस के लिए ये एंगल ऑफ डेविएशन Δ2 होगा। आपको डायग्राम क्लियर होगी।
अगर मैं देखूं तो ये एंगल इधर से भी डेल्टा 2 बन जाएगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। नाउ इफ़ यू रेफर दिस ट्रायंगल, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को अगर आप रेफर करो, इस ट्रायंगल में आपको डेल्टा बाहर वाला एंगल एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 दो अपोजिट एंगल दिखाई देंगे। यानी कि आप कह सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। हम लोगों ने अभी अभी डेरिवेशन की है। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आएगी, h1 बाई f1, डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी h2 बाई f2 एंड सिमिलरली डेल्टा के लिए मैं लिखूंगा h1 बाई fe, वे fe विल रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। क्लियर। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री यहाँ पर यूज करेंगे। यू विल नोटिस दैट h1 बाई f1 इज इक्वल टू h2 बाई f1 माइनस d। ध्यान से बच्चों, ये डिस्टेंस मेरे पास, यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास फोकल लेंथ है फर्स्ट लेंस की, ठीक है। दिस इज f1, ये डिस्टेंस मेरे पास d दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? नाउ प्लीज रेफर दिस ट्रायंगल। मैं इस ट्रायंगल को हाईलाइट कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को आप लोग रेफर करिए। इस ट्रायंगल में मेरे पास क्या आएगा, h1 बाई f1। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अब आप लोग इस ट्रायंगल को रेफर करो, रेफर दिस ट्रायंगल। ये मेरे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा h2 बाय, ये बचेगा f1 माइनस d, तो यही लिखा गया। तो मैंने ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स रेफर की हैं और इनकी साइड्स की रेशियो को इक्वेट कर दिया। तो बेसिकली यहाँ से h2 की वैल्यू निकालेंगे और इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि मैं h1 को कैंसिल आउट कर सकूँ, ठीक है। तो h2 की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। पुट दिस वैल्यू ऑफ h2 ऑन द अदर साइड, यू विल राइट डाउन हेयर h1 कॉमन आगे कट जाएगा। आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। यू विल गेट 1 बाई fe इज इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 माइनस d अपॉन f1 इंटू f2। So this is equivalent focal length of the combination of two lenses when they are separated by a distance d. It is important to note that ये रिजल्ट सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हो। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं पड़ा तो आपको प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? बट अभी तक हमने ये डॉटेड लाइन नहीं ढूंढी, मीन्स हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं किया कि जो इक्विवेलेंट लेंस है उसको कितने डिस्टेंस पे रखा जाना चाहिए फ्रॉम L2। हम जो रेफरेंस है वो L2 से कैलकुलेट करेंगे। तो ये रही मेरे पास डायग्राम, वही डायग्राम को मैंने दोबारा से यहाँ पर बना रखा है। क्लियर? तो मुझे ये P पॉइंट की ये पोजीशन P कैलकुलेट करनी है। तो आई विल कैलकुलेट P2, सेकेंड लेंस L2 से मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा। क्लियर? मुझे फाइनली आंसर तो सिर्फ यही याद रखना है, df बाई f1, ठीक है। P2 इज df बाई f1। d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, f क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, एंड f1 क्या है, focal length of first lens. So you will remember this result, Pp2 is equal to df by f1. Clear? ये df डेरिवेटिव की टर्म्स में नहीं सोच लेना। d है डिस्टेंस बिटवीन टू lenses, f is equivalent focal length and f1 is focal length of lens L1। ध्यान रखना जो Pp2 है वो इन दोनों के बीच में है और रेफरेंस इज टेकन फ्रॉम L2। दिस इज रिजल्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। डेरिवेशन मैंने यहाँ पर कर रखी है, आप लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री देखोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगी। यू विल डू इट, अगर रिक्वायर्ड है तो खुद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट या की कंसेप्ट्स, तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिए। जो ऊपर वाला रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया हो, यानी कि जब आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों। सेकंड पॉइंट,
इफ ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, तब आपको 2 स्टेप अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। आपको पहले लेंस के लिए इमेज ढूंढनी पड़ेगी और पहले लेंस की इमेज दूसरे लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी एंड हेंस यू विल फाइंड आउट फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द सेकेंड लेंस। उस केस में कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, an object is placed 12 centimeter to the left of a diverging lens. It is a diverging lens. तो हमारे पास सिचुएशन क्या है? We have given a diverging lens ठीक है, an object is placed at a distance of 12 centimeter and लेंस की जो फोकल लेंथ है वो मुझे -6 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद एक कन्वर्जिंग लेंस रख दिया गया ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस d. This distance is d and a converging lens of 12 centimeter is placed. Find the distance d that corresponds to final image at infinity. हमें d ढूंढना है ताकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने। ये कब पॉसिबल होगा? रेज यहाँ से जाएंगी, यहाँ से रेज जाने के बाद किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। पहले तो हम वही कैलकुलेट करेंगे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम कोई भी डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट distance. Clear? So we will go for standard approach, 2-step method, -1 by u, ये 12 सेंटीमीटर गिवन है एंड फोकल लेंथ मुझे गिवन है 6 सेंटीमीटर। आई विल फाइंड आउट v। तो यहाँ से 1 by v1 इज इक्वल टू -1 by 6 -1 by 12 हो जाएगा। LCM विल बी 12 -2 -1, यानी कि मेरे पास v1 की वैल्यू -12 by 3, यानी कि v1 कम्स आउट -4 सेंटीमीटर। यानी कि -4 सेंटीमीटर का मतलब समवट हियर, यहाँ कहीं इमेज बनेगी। सो दिस विल बी इमेज फॉर फर्स्ट लेंस बट इट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। अब इस लेंस की फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर और मैं चाहता हूँ कि रेज इस लेंस में से पास करने के बाद पैरेलल हो जाए ताकि फाइनल इमेज कहाँ पे बने? इन्फिनिटी पे बने। और ये तभी पॉसिबल होगा जब सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा हुआ है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस मेरे पास कितना होना चाहिए? 12 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस मैंने कितना कैलकुलेट किया अभी? 4 सेंटीमीटर। दिस इज 4 सेंटीमीटर, सो आई कैन राइट डाउन 4 + d इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, विच मीन्स दैट d comes out 8 centimeter and this is my required answer. Next question, 2 convex lenses of focal lengths 20 centimeter each, दो फोकल लेंस दोनों की वैल्यू 20 centimeter are placed coaxially at a separation of 60 centimeter between them. Find the image of a distant object formed by the combination. By using thin lens formula separately for 2 lenses and by using the equivalent lens. Note that although the combination forms a real image of a distant object, on the other side it is equivalent to a diverging lens as far as the location of the फाइनल इमेज इज कंसर्न्ड। चलिए, हमारे पास 2 लेंसेज हैं, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड सेपरेशन इज 60 सेंटीमीटर। मीन्स ये दोनों फोकल लेंस मुझे 20 सेंटीमीटर गिवन है और इनके बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर गिवन है। तो दोनों ही कन्वेक्स लेंसेज हैं बट मैं स्टिल फाइंड आउट करूँगा इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड आउट करने का एक फार्मूला हमने ये पढ़ा है जो हमने अभी अभी ड्राइव किया था, ठीक है। अभी आपको शायद याद ना हुआ हो।
तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन के साथ लगाएंगे। d की वैल्यू 60 है, f1 इंटू f2 20 इंटू 20 हो जाएगा 1/f, ये हो जाएगा 2/20 1/10 माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6/40 या आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो 3/10, तो ये मेरे पास 3/1 हो जाएगा है ना, 3/20 सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 3/20। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो 20, ये बन जाएगा 2 माइनस 3, यानी कि f की वैल्यू मेरे पास बच्चों बन जाएगी -20 सेंटीमीटर। नोट करो इस केस में फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब है इट इज बिहेविंग लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस, ना कि ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखते हैं कि ये डाइवर्जिंग लेंस हमें प्लेस कहाँ पे करना है। तो हमने इस तरह से कोई पॉइंट मार्क किया था, ये हमने कहा था से C2 है, मान लीजिए ये पॉइंट C है, तो मुझे C2 लिखना है। C2 के लिए मैंने फॉर्मूला पढ़ा था DF/F1। F थी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, D था सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस, तो ये हो गया 60 मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विच इज -20 एंड F1 पहले लेंस की फोकल लेंथ जो कि मेरे पास है 20, तो दिस कम्स आउट -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर, अगर तो ये प्लस में आता तो ये सही पोजीशन थी, इसी तरफ लेंस को प्लेस करना था। -60 का मतलब है कि अब लेंस उल्टी तरफ इस तरफ प्लेस होगा, यानी कि मुझे इन दोनों लेंसेज को रिप्लेस करना पड़ेगा विद अ सिंगल लेंस विच विल बी एक्टिंग एज अ diverging lens of focal length 20 centimeter and it should be placed at a distance of 60 centimeter to the right of the left convex lens. Clear? So this is the position. ये हमने डेरिवेशन की है सीधे फार्मूले के थ्रू, बट क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों मेथड्स के थ्रू करो। चलो, अगर मैं दोनों मेथड्स के थ्रू करता हूँ तो पहले केस में मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनेगी 20 सेंटीमीटर पे। तो पहले के लिए मेरे पास ये इमेज जो कि एक्ट करेगी दूसरे के लिए एज ए ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब मैं देखता हूँ इस दूसरे लेंस के लिए u की वैल्यू कितनी हो गई है। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए दूसरे लेंस के लिए u हो गया है 40 सेंटीमीटर और इसके लिए फोकल लेंथ हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। लेट अस सी इमेज कहाँ बनती है। -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/v इज इक्वल टू 1/20 - 1/40। एलसीएम आ गया 40, ये हो गया 2 - 1, ये हो गया मेरे पास -1/40, यानी कि v की वैल्यू मेरे पास आ गई -40 सेंटीमीटर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, दिस कम्स आउट -40 सेंटीमीटर, है ना। -40 सेंटीमीटर का मतलब होगा, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, u मैंने रखा -40 पे तो v भी -40 पे, यानी कि इमेज यहीं कहीं पे बन गई। -40 का मतलब तो नहीं, आई डिड समथिंग रॉन्ग, ये +40 आएगा, यानी कि इमेज यहाँ पर बन गई +40, यानी कि इस तरफ इमेज बन गई एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। क्लियर? दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज 40 सेंटीमीटर टूवर्ड्स राइट। डन। अब अगर मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को देखूं तो मेरे पास इस लेंस का बिहेवियर कैसे बनता है। इस लेंस के लिए मैंने पोजीशन क्या लिखी, C2 से 60 सेंटीमीटर, C2 से 60 सेंटीमीटर, यानी कि रेज पैरेलल आ रही हैं। ये C2 था, C2 से भी 60 सेंटीमीटर तक रेज पैरेलल आई। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये है C2।
C2 से भी रेज 60 सेंटीमीटर तक पैरेलल आई और इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है मेरे पास 20 सेंटीमीटर। तो रेज पैरेलल आई तो मुझे ये महसूस होगा कि रेज अब इस फोकस में से आ रही हैं। रेज आर पासिंग थ्रू दिस फोकस लाइक दिस एंड ये डिस्टेंस मेरे पास कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर फ्रॉम C2। दिस इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम C2, जैसा कि हमने अपनी एक्चुअल कैलकुलेशन में किया है। क्लियर? सो दिस इज द ग्रेस ऑफ इक्विवेलेंट लेंस एंड इट्स पोजीशन। इक्विवेलेंट लेंस हर कोई पढ़ा देता है बट उसकी पोजीशन को नहीं समझाया जाता। HCV में इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है और इसके अनसॉल्व क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। सो टेक केयर ऑफ पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस आल्सो। क्लियर?